लिव ओनली बिकॉज ऑफ हेल्प ऑफ मशीन्स उनको जिंदा रखने में हेल्प कर रही है। ये लीगल है लेकिन इसमें भी काफ़ी सेफगार्ड इंक्लूडेड हैं। For her, she wasn't even responsible for her own life. There was no hope, only prolonged suffering for him. कोई chances नहीं for him to. Hello law aspirants, welcome to our YouTube channel. My name is Rashi Suredia and आज हम बात करने वाले हैं हमारा एपिसोड 4 ऑफ आर सीरीज द केस फाइल्स, जिसमें हम वो सारे लैंडमार्क जजमेंट्स डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होता है। एंड आज हम बात करने वाले हैं हमारे राइट टू डाई के बारे में, जो पर्टेन करता है आपके दो मेजर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हो जाते हैं इसमें। सबसे पहला तो है आपका अरुणा शानबाग का केस जो 2011 का केस है, एंड दूसरा जो बहुत ही रीसेंट केस है वो है हरीश राणा का केस। क्या डिफरेंस है इन दोनों केसेस में, किस तरीके से पूरी चीज़ें इवॉल्व करी हैं राइट टू डाई को लेके इंडिया में, क्योंकि हमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो मिलता है अंडर आर्टिकल 21, बट डज दैट ऑल्सो गिव अस द राइट टू डाई? इन सारी क्वेश्चन का हम सवाल देखेंगे इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में। बट बिफोर वी मूव अहेड मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि हमने एक क्यूरेट करी है बुक लैंडमार्क जजमेंट्स के ऊपर, लैंडमार्क एंड रीसेंट जजमेंट्स जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। इसका प्राइस इज़ 239 रुपीज़, लेकिन इफ़ यू यूज़ द कोड RSNLU तो ये प्राइस आपके लिए और ज़्यादा कम हो जाएगा। एज समबडी जो लॉ में जाना चाहता है, लॉ एस्पिरेंट है, उनके लिए ये बुक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। सो गो एंड गेट दिस बुक फॉर योरसेल्फ। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। लेट्स टॉक अबाउट वो दो केसेस जिसने इंडिया को बहुत मेजर तरीके से डिफाइन करा है व्हेन वी टॉक अबाउट आवर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बट बिफोर वी मूव ऑन, अनदर थिंग, दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल। इफ़ यू हैवंट जॉइंड इट टिल येट, गो अहेड एंड जॉइन दिस। यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड अपडेट्स मिल जाएंगी, लीगल अपडेट्स जो होंगी, कुछ क्विजेज जो होते हैं वो PDFs आपको मिल जाएंगी जो सारी भी यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। एंड कोड है मेरा RSNLU। अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं हमारी वेबसाइट पे तो इसको यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट्स लें। तो इस तरफ आप देख सकते हैं ये है हमारी अरुणा शानबाग। इनके ऊपर पूरा एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था इनके साथ जो हुआ था, विच अल्टीमेटली लेड हर टू अ परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। वी विल डिस्कस व्हाट दैट इज। एंड इस तरफ वी कैन सी दिस इज हरीश राणा। इनके बारे में आपने न्यूज़ में रिसेंटली सुना होगा। इनका दोनों का किस तरीके से रिलेशन है, दोनों आर लिंक्ड बाय अ टर्म कॉल्ड यूथनेशिया, एंड उसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड यूथनेशिया का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूथनेशिया? इट इज द इंटेंशनली एंडिंग a person's life to relieve them of unbearable suffering. यूथनेशिया का मतलब है इंटेंशनली खुद को मार देना या खुद को मरवा देना। इसका दूसरा वर्ड इज मर्सी किलिंग। मर्सी किलिंग क्या होता है यूथनेशिया, किस किस टाइप का होता है उसको समझते हैं। फर्स्ट इज योर एक्टिव यूथनेशिया, सेकेंड इज योर पैसिव यूथनेशिया, एंड लास्टली इट्स योर फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड। तीनों का डिफरेंस समझते हैं। जो एक्टिव यूथनेशिया होता है दैट इज योर डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड यूजिंग अ लीथल एजेंट, जैसे कि कोई इंजेक्शन हो गया जिससे इमीडिएट डेथ होती है। तो कोई लीथल एजेंट, लीथल मीन्स जो आपकी लाइफ खत्म करने की पोटेंशियल रखता है, ऐसा एजेंट आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक बहुत डेलिब्रेट और बहुत कॉन्शियस एफर्ट होता है उस एजेंट को इंट्रोड्यूस कराने का आपकी बॉडी में। ये इलीगल है इंडिया में। पैसिव यूथनेशिया क्या होता है? इट इज विड्रॉइंग ऑफ द लाइफ सपोर्ट और ट्रीटमेंट अलाउइंग द नेचुरल डेथ टू अकर। सो जो ऐसे लोग होते हैं जो लेट्स से वेंटिलेटर से अटैच्ड हैं, जो अपनी ज़िंदगी जी पा रहे हैं, दे आर एबल टू लिव ओनली बिकॉज ऑफ हेल्प ऑफ मशीन्स उनको जिंदा रखने में हेल्प कर रही है। तो अगर आप उनका ये लाइफ सपोर्ट मशीन्स हटा दोगे या ये लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट्स हटा दोगे तो दे विल सीज टू एग्जिस्ट, उनकी मौत हो जाएगी। ये होता है पैसिव यूथनेशिया। तो जो असिस्टेड चीज़ें हैं जो उनको जिंदा रखने में मदद कर रही हैं उन सबको विड्रॉ कर लेना इज योर पैसिव यूथनेशिया। ये लीगल है लेकिन इसमें भी काफ़ी सेफगार्ड्स इंक्लूडेड हैं। लास्ट इज योर फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड, विच इज डॉक्टर प्रोवाइड करता है द मीन्स, डॉक्टर देता है पेशेंट को वो जरिया जिसके थ्रू वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर सकते हैं। पेशेंट्स करते हैं खुद को सेल्फ एडमिनिस्टर, डॉक्टर्स आपको जरिया देता है एंड पेशेंट उसको खुद से यूटिलाइज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जिस भी तरह का एजेंट हो। ये ब्रिज करता है आपकी ऑटोनॉमी एंड क्राइम। इट्स अ फाइन लाइन व्हेन वी टॉक अबाउट यूथनेशिया एंड कौन सा फॉर्म ऑफ यूथनेशिया इज लीगल एंड विच इज इलीगल, कौन सा फॉलो होना चाहिए। इट्स अ वेरी फाइन लाइन।
ये भी इलीगल है। आपके जो फिजिशियंस हैं, जो डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं, जो भी मेडिकल प्रोफेशनल में लोग हैं, वो आपको ऐसी चीज़ें नहीं दे सकते जिनसे आप खुद की जान लेने की कोशिश करें। तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ यूथनेशिया या फिर मर्सी किलिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द केस। अरुणा शानबाग जी का केस है 27 नवंबर 1973 को। अरुणा शानबाग जो है who was a nurse at King Edward Memorial Hospital, ये मुंबई में लोकेटेड है। वहाँ पे she was brutally sexually assaulted and strangled by a ward boy। जो एक ward boy है, उन्होंने उनका sexual assault करा। she was raped and she was strangulated with a dog chain। एक dog chain से उनको strangulate करके she was brutally raped। ऑक्सीजन डेप्रिवेशन हुई थी क्योंकि जो स्ट्रैंगुलेशन हुई थी उनकी डॉग चेन से, उससे जो ऑक्सीजन उनके ब्रेन तक नहीं पहुंचा, उसकी वजह से इट लेड टू कैटास्ट्रॉफिक ब्रेन डैमेज। सही टाइम पे अगर आपका ऑक्सीजन आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचता तो ब्रेन ढंग से फंक्शन करना रुक जाता है। एंड अनफॉर्चुनेटली इस केस में वही हुआ। ऑक्सीजन डेप्रिवेशन के चक्कर में हर ब्रेन कुड नॉट गेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इट नीडेड एंड इट रिजल्टेड इन अ ब्रेन डैमेज। She entered a permanent vegetative state, जिसे PVS कहा जाता है, and remained there for 42 years। परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में थी, यानी कि वो खुद से कुछ नहीं कर सकती थी। जो ब्रेन डैमेज लोग होते हैं उनका ब्रेन भले ही फंक्शन ना करे, फंक्शन इन द सेंस उनकी मोटर एबिलिटीज़ को इफेक्ट कर सकता है, उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को इफेक्ट कर सकता है, लेकिन देयर बॉडी इज़ फंक्शनिंग वेल, राइट, इन द सेंस योर हार्ट विल डू इट्स वर्क। उसका काम है ब्लड को पंप करना, पूरी बॉडी को रनिंग रखना, तो हार्ट काम कर रहा है, लेकिन एक जो ब्रेन का एंड बाकी बॉडी पार्ट्स का कनेक्शन है वो सेवर हो जाता है आपका ब्रेन डैमेज के केस में। तो उस केस में शी एंटर्ड a persistent vegetative state, which is basically she could no longer move on her own, any part of her body, she could not communicate with people। हर तरीके से उनकी जो मोटर फंक्शनैलिटीज होती हैं वो सीज कर गई थी, and she remained in that state for 42 long gruesome years। 2011 में एक जर्नलिस्ट पिंकी विरानी नामक, उन्होंने एक पिटिशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में, ये अलाउ करने के लिए जो विड्रॉ कर लिया जाए अरुणा शानबाग जी से आर्टिफिशियल फीडिंग, क्योंकि लाइक आई मेंशन शी कुडंट इवन टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, शी कुडंट इवन कम्युनिकेट, लेट अलोन वर्किंग हेयर एंड देयर, मूविंग हर हैंड्स, ट्राइंग टू ईट समथिंग। तो उनको आर्टिफिशियल ट्यूब से फीड करा जाता था। उनकी नोज में एक ट्यूब डाली गई थी जो सीधा उनके स्टमक तक थी, जिससे उनको खाना फीड किया जाता था। सो शी कुडंट इवन ईट, इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी उनकी। उन्होंने ये पिंकी विरानी जी ने ये एक पिटिशन डाली कि लेट the woman end her suffering, let her die with peace, to let Aruna die with dignity, because already she was responsible for her, she wasn't even responsible for her own life, right? Somebody else had to constantly be in her care, and इसलिए petition डाली गई कि let the woman die with dignity, उनको अपनी dignity के साथ मरने दिया जाए। पिटिशनर थी हमारी पिंकी वर्मा। कोर्ट था हमारा सुप्रीम कोर्ट। जो पर्टिकुलरली आर्टिकल यहाँ पे यूज होते हैं वो है आपका आर्टिकल 21, 14 एंड 32। 21 जो बात करता है आपकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, 14 जो इक्वालिटी के बारे में बात करता है, एंड 32 इज योर आर्टिकल फॉर योर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जो 21 है उसमें सबसे बड़ा इसका मेजर रोल है, बिकॉज हम बात करते हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बट क्या हमारे राइट टू लाइफ में क्या हम ये हक मांग सकते हैं कोर्ट से कि हमें मरने दिया जाए? ये सबसे बड़ा सवाल था। आईपीसी क्योंकि उस टाइम पे लागू होता था तो उसमें ये सारे सेक्शंस थे जो इन्वॉल्व थे। बेंच था कचजू जी का एंड मिश्रा जी थे हमारे, एंड आउटकम थी ये प्ली रिजेक्ट कर दी गई थी। उनकी ये प्ली टू लेट अरुणा शानबाग डाई विद डिग्निटी वाज रिजेक्टेड। द हॉस्पिटल स्टाफ हैड ऑल्सो रिफ्यूज। जो हॉस्पिटल उनकी देखभाल कर रहा था उस हॉस्पिटल ने भी इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली एडवोकेट करा था कि नहीं, ये पिटिशन को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। अरुणा शानबाग भले ही हमसे रिस्पॉन्ड करके बात ना करें, लेकिन वी कैन सी साइंस ऑफ लाइफ इन हर। वो अपने तरीके से हमसे बात करती हैं। When we say अपने तरीके से, it does not mean any supernatural power. That means just the human connection जो था उसके फॉर्म में she was able to conversate with them. They claimed Aruna showed emotional responses. The court sided with the caregivers, denying the specific plea while legalizing passive euthanasia in principle. कोर्ट ने यहाँ पे आपकी प्ली रिजेक्ट तो कर दी, लेकिन कोर्ट ने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करी वो ये थी कि उसने रिकग्नाइज कर लिया आर प्रिंसिपल ऑफ पैसिव यूथनेशिया। क्या होता है पैसिव यूथनेशिया? कि जो भी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं जो आपको जिंदा रख रही हैं उनको विड्रॉ कर लिया जाए एंड अल्टीमेटली योर लाइफ सीजेस टू एग्जिस्ट।
मूविंग ऑन, किस तरीके की रूलिंग थी? आर्टिकल 21 में ये कहा कि वो ब्लैंकेट राइट टू डाई को नहीं कहता। इसमें जो ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें ये कहा गया था आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड अ जनरल राइट टू डाई बट इट डज इंक्लूड द राइट टू डाई विद डिग्निटी इन टर्मिनल कंडीशन। हर कंडीशन में आप राइट टू डाई जाके नहीं मांग सकते। जो बहुत टर्मिनल, जो बहुत सिवियर केसेस हैं उसमें आप राइट टू डाई के लिए तब भी अपने आप को पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं। पैसिव यूथनेशिया परमिट करा गया। इट वाज द फर्स्ट एवर जुडिशियल रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्टिंग पैसिव यूथनेशिया का प्रिंसिपल कि ठीक है पैसिव यूथनेशिया अलाउ करना चाहिए। विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट में भी अलाउड अंडर स्ट्रिक्ट कोर्ट सुपरवाइज सेफगार्ड्स। वेग कंडीशंस नहीं होती है, कोर्ट से सुपरवाइज्ड होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, डिस्टिंक्ट फ्रॉम एक्टिव यूथनेशिया जो अभी भी इलीगल है। एक्टिव यूथनेशिया अलाउ नहीं करा गया, सिर्फ पैसिव अलाउ किया। पेरेंट्स पार्टी डॉक्ट्रिन की बात हुई यहाँ पे। सिंस अरुणा लैक्ड द डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बिकॉज शी वाज नो लॉन्गर एबल टू कम्युनिकेट, नो लॉन्गर function with her motor abilities, the court stepped in as guardian. Court had to step in as her guardian, father of the nation, to act in her best interest, balancing her dignity against the hospital की wishes. क्योंकि वो खुद के लिए नहीं बात कर सकती थी, ना किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बता सकती थी कि वो क्या चाहती हैं, द कोर्ट डिसाइडेड टू एक्ट एज हर गार्डियन। इंटरिम गाइडलाइंस अंडर आर्टिकल 142 दी गई थी। जो 142 है वो हमारा बात करता है सुप्रीम कोर्ट की पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस। यूजिंग इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर अंडर 142 द कोर्ट क्रिएटेड द लॉ टू फिल द लेजिस्लेटिव वैक्यूम। हाई कोर्ट अप्रूवल, मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन, हर चीज़ को लेके ही ऐसी चीज़ें अलाउ की जाएंगी, अदरवाइज नहीं। बहुत स्ट्रिक्ट एंड विजिलेंट वे में चीज़ें होनी चाहिए थी। फिर हमारा केस आया था कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, ये 2018 का केस है। फंडामेंटल राइट टू डाई विद डिग्निटी की यहाँ पे बात हुई थी। कोर्ट ने एलिवेट करा था कि डाइंग विद डिग्निटी फ्रॉम अ गाइडलाइन टू अ कॉन्स्टिट्यूशनली फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। आपके अंडर आर्टिकल 21 ये चीज़ इंक्लूड तो होती है कि पर्सन हैज द राइट टू चूज हाउ दे लिव बट दे ऑल्सो हैव द राइट टू चूज हाउ दे विश टू डाई। ये आपका कोर कॉम्पोनेंट है आर्टिकल 21 का। लिविंग विल एंड एडवांस डायरेक्टिव के बारे में जो चीज़ें होती हैं उनको रिकग्नाइज करा। अ लीगली कॉम्पिटेंट अडल्ट मे नाउ रिकॉर्ड इन राइटिंग देयर विश टू रिफ्यूज लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट इन फ्यूचर इवन बिफोर द इनकैपेसिटेशन। अगर वो पहले ही अपनी विल में या अपने डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ बहुत क्लियरली स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अगर कल को मेरे साथ कोई ऐसी कंडीशन हुई तो मेरे को लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मुझे ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए जो सिर्फ मुझे जिंदा रखने के लिए लगाए गए हों। This document is legally binding on doctors and hospitals. अगर एक document ऐसा है तो the doctors are not bound to try to save that person because it has been their wish. इसने fully legalize कर दिया passive euthanasia को, formalize कर दिया framework, medical board का approval mandatory कर दिया, process court supervised होने लग गई and best interest test is the operative standard. क्या best interest है उस patient के लिए, उस इंसान के लिए, इस चीज़ को prime importance दी गई। कमिंग टू योर हरीश राणा का केस जो 2026 का ही केस है, इसमें पहले तो यहाँ देख लेते हैं। 13 ईयर्स तक वो पीवीएस में थे, पीवीएस और परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, 100% डिसेबिलिटी थी उनकी। देयर वाज अगेन अनफॉर्चुनेटली ही ऑल्सो कुडंट मूव इवन अ सेगमेंट ऑफ हिज बॉडी, तो 100% डिसेबिलिटी थी उनकी। एंड 2026 का ये जजमेंट है। तो हुआ क्या था, हरीश राणा जो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, ही फेल फ्रॉम द 4th फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग एंड द फॉल कॉज सेवियर ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी। उनकी भी एक ब्रेन इंजरी हुई, इसके चक्कर में वो भी एक परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में एंटर कर गए एंड क्वाड्रिप्लेजिया विच इज योर डिसेबिलिटी, 100% डिसेबिलिटी। ही सर्वाइव्ड फॉर 13 ईयर्स थ्रू पेग फीडिंग ट्यूब। अगेन उनके लिए भी एक फीडिंग ट्यूब लगाई गई थी, आर्टिफिशियल टाइप का न्यूट्रिशन दिया जा रहा था उन्हें एंड राउंड द क्लॉक केयर, दैट मीन्स ऑल द टाइम उनकी केयर के लिए somebody had to be present but never regained consciousness. His elderly parents, exhausted and heartbroken, approached the court, Supreme Court, and उनकी plea ये थी कि let our son die with dignity. Imagine the kind of toll it would take on a parents to see their child suffering like that for so many years. So ultimately they approached the court and asked for their formal and legal permission कि let our son die in dignity. There was no hope, only prolonged suffering for him. कोई chances नहीं थे for him to regain his motor abilities back. लीगल क्वेश्चन ये था, कैन क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, दैट इज योर CANH, जो क्लिनिकली आप न्यूट्रिशन दे रहे हो, हाइड्रेशन दे रहे हो, दैट इज समथिंग एक्सटर्नल विच इज फीडिंग फूड एंड वाटर इनटू योर बॉडी, कैन इट बी विड्रॉन और इज इट बेसिक केयर?
किस चीज़ में आएगा? क्या ये चीज़ बेसिक केयर होती है एक इंसान की, या इसको आप इंक्लूड कर सकते हो उस प्रोसीजर में जो इंसान के लिए बेसिक केयर नहीं है? हुआ क्या यहाँ पे, जो CANH है यानी कि क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, उसको बोला गया कि ये मेडिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है। इट इज ट्यूब फीडिंग प्लस IV से जो न्यूट्रिशन मिलता है, जो एक IV ट्यूब होती है उसके थ्रू। इट इज नॉट बेसिक नर्सिंग केयर, इट इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट। दिस डिस्टिंक्शन इज हिस्टोरिक, ये डिस्टिंक्शन बहुत क्लियरली बता दिया गया कि ये नहीं है हमारा बेसिक ट्रीटमेंट। इट कैन देयरफॉर बी लीगली विदहेल्ड और विड्रॉन। देयरफॉर इस चीज़ के ऊपर पूरा हक है टू डिसाइड कि आप ये ट्रीटमेंट रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते। जस्ट लाइक अ वेंटिलेटर और डायलिसिस, जैसे आपका इन चीज़ों के ऊपर अधिकार होता है टू डिसाइड वेदर यू वांट टू बी अटैच टू दोज मशीन्स और नॉट, सेम गोज हियर। दूसरी चीज़ थी मेडिकल फ्यूटिलिटी डॉक्ट्रिन वाज अप्लाइड, दैट इज ट्रीटमेंट विद नो थेरेप्यूटिक बेनिफिट मे बी विड्रॉन, जिसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है पर से, उसको आप विड्रॉ कर सकते हो। आर्टिफिशियल प्रोलॉन्गेशन ऑफ बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस विदाउट एनी प्रोस्पेक्ट ऑफ रिकवरी इज नॉट मेडिसिन, इट इज क्रूअल्टी ड्रेस्ड एज केयर। एक आर्टिफिशियली आपको जिंदा रखने का प्रोसीजर इज नो वे यू ट्राइंग टू लिव योर लाइफ, इट इज जस्ट अ क्रूअल ग्रूसम प्रोसेस दैट यू हैव टू गो थ्रू। बेस्ट इंटरेस्ट टेस्ट यहाँ भी देखा गया था कि इरिवर्सिबिलिटी ऑफ कंडीशन देखी गई, 0 रिकवरी का चांस था एंड 13 ईयर्स ऑफ सफरिंग ऑलरेडी हो गया था। पेरेंट्स वर इन्फॉर्म्ड, उनकी ये बहुत कॉन्शियस चॉइस थी, कॉन्शियस विशेस थी, एंड हरीश की डिग्निटी से सब अलाइन करता था। ये सारी चीज़ें एक ही तरफ पॉइंट आउट कर रही थी कि इट शुड बी विड्रॉन। कोर्ट ने क्या कहा? ऑर्डर था हरीश टू बी शिफ्टेड टू एम्स फॉर सुपरवाइज्ड CANH withdrawal, palliative care to continue, no lethal injection, nature would take its course, Harish would not be killed, he would not be killed was what court said. डिफरेंस अगर मैं समझाऊं, अरुणा शानबाग के केस में इट इज अ 2011 का केस, हरीश राणा का केस इज योर 2026 का केस। शानबाग के केस में क्वेश्चन ये था कि पैसिव यूथनेशिया लीगल है भी या नहीं। इनके केस में क्वेश्चन ये था कैन CANH बी विड्रॉन, क्या आप उसे विड्रॉ कर सकते हो। जुडिशियल गाइडलाइंस मिली थी अंडर आर्टिकल 142। यहाँ पे कॉमन कॉज का जो फ्रेमवर्क था, जो इससे पहले केस आया था, उसके बेसिस पे रिजेक्शन, उसके बेसिस पे डिसीजन हुआ था। अरुणा शानबाग के केस में प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन हरीश राणा के केस में ये प्ली अलाउ करी गई थी। लीगल रिकग्निशन हुआ था अरुणा शानबाग के केस में इन प्रिंसिपल, लेकिन दिस वाज द फर्स्ट एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पैसिव यूथनेशिया इन इंडिया। जो हरीश राणा का केस है उसमें पहली बार इन रियलिटी, इन प्रैक्टिकलिटी पैसिव यूथनेशिया को अप्लाई करा गया। अरुणा शानबाग जी के केस में ये सिर्फ प्रिंसिपल एक्सेप्ट करा गया था कि हाँ पैसिव यूथनेशिया अलाउ करना चाहिए। हॉस्पिटल केयर गिवर्स का व्यू अरुणा शानबाग के केस में प्रेफर करा गया था। यहाँ पे पेरेंट्स की विशेस को ऑनर करा गया था। दिस वाज द बर्थ ऑफ पैसिव यूथनेशिया लॉ इन इंडिया। यहाँ पे जेनेसिस हुआ था इस लॉ का, एंड यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट अप्रूव्ड एग्जीक्यूशन था ये। एक तरीके से एग्जीक्यूशन वुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफ अ वर्ड बिकॉज इट वाज व्हाट वाज नीडेड। प्रेसिडेंट चेंज किस तरीके से चलती आ रही है? 1994 का पी रथिनियम का केस था जिसमें बोला था राइट टू डाई इनिशियली रिकग्नाइज होता था अंडर आर्टिकल 21। जियान कोर के केस में कहा गया कि नहीं, आर्टिकल 21 नहीं इंक्लूड करता है और राइट टू डाई। फिर आया हमारा अरुणा शानबाग जी का केस जिसमें पैसिव यूथनेशिया का प्रिंसिपल रिकग्नाइज करा गया था, गाइडलाइंस दी गई थी अंडर आर्टिकल 142 एंड प्ली को लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया था। कॉमन कॉज के केस में लिविंग विल का कॉन्सेप्ट रिकग्नाइज करा गया। राइट टू डाई विद डिग्निटी को कंसिडर करा गया एज योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। एंड लास्टली इट्स योर हरीश राणा का केस जिसमें CANH मैकेनिज्म्स को मेडिकल ट्रीटमेंट कहा गया। इट वाज द फर्स्ट एक्चुअल कोर्ट अप्रूव्ड पैसिव यूथनेशिया इन इंडिया। लीगल पोजीशन किस टाइप की रही है, क्या क्या चीजें लीगल है? पैसिव यूथनेशिया इज योर लीगल, हाई कोर्ट का अप्रूवल, मेडिकल बोर्ड उस चीज़ को, सारी कंटिजेंसीज को देखता है, किस तरीके की हिस्ट्री रही है पेशेंट की, हर चीज़ को कंसिडर किया जाता है। एडवांस डायरेक्टिव्स एंड लिविंग विल का कॉन्सेप्ट इज बिकम लीगली बाइंडिंग। विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट वेंटिलेटर अंडर सेफगार्ड्स किया जाता है। CANH का विड्रॉल इज नाउ रिकग्नाइज्ड एंड राइट टू डाई विद डिग्निटी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। एक डिग्निफाइड तरीके से मरना आपका फंडामेंटल राइट है। आपको सफ़र कर करके मरना इज नॉट a good way to go forward, it is very cruel. Illegal क्या है? Active euthanasia को अभी भी नहीं recognize किया गया है। Physician assisted suicide is also not recognized. Any withdrawal without court का approval is also not considered. That is not safe. Any form of hastening death by administration of drugs is also considered illegal.
ओके, इंपॉर्टेंट क्या क्या है? पैसिव यूथनेशिया इज लीगल। कॉमन कॉज ने क्या बताया था? लिविंग विल के बारे में बात करी थी। आर्टिकल 21 इंक्लूड करता है आपका राइट टू डाई विद डिग्निटी, बट नॉट अ जनरल राइट टू डाई। राइट टू डाई विद डिग्निटी की बात करी गई है। सिर्फ राइट टू डाई एग्जिस्ट करता है? द आंसर इज नो। सुप्रीम कोर्ट ने यूज करा है आर्टिकल 142 इन अरुणा शानबाग का केस टू गिव डायरेक्टिव्स, किस टाइप की गाइडलाइंस होनी चाहिए। यहाँ पे 2011 का ये केस है आपका फर्स्ट रिकग्निशन ऑफ पैसिव यूथनेशिया का प्रिंसिपल। हरीश राणा का केस है आपका फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोसेस। CANH was held to be medical treatment, नॉट बेसिक केयर, ये हरीश राणा के केस में बोला गया। एंड गियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये कहा गया, इसने ओवर रूल कर दिया, पी रथिनाम को ओवर रूल कर दिया हमारा जनरल राइट टू डाई, जो एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास। द मेजर ऑफ अ सोसाइटी इज फाउंड इन हाउ दे ट्रीट देयर वीकेस्ट एंड द मोस्ट हेल्पलेस सिटीजन्स। किसी भी सोसाइटी कितनी ज़्यादा फंक्शनल है, कितनी ज़्यादा प्रॉपर है, ये चीज़ इस चीज़ से डिसाइड नहीं होती कि आप अपने जो लोग जिंदा हैं उनको कैसे ट्रीट करें, वो इस चीज़ से भी डिसाइड करती है कि जो सबसे हेल्पलेस लोग हैं उनको आप किस तरीके से ट्रीट करते हो। एंड दैट इंक्लूड्स पीपल अंडर परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। शानबाग जी का केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉमन कॉज का केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड योर हरीश राणा का केस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 21 was transformed from a right to life to a right to life and to right to live and die with dignity। दोनों चीज़ें हैं, दोनों आपकी एक डिग्निफाइड तरीके से होना चाहिए। आप एक राइट टू लिव विद डिग्निटी भी जानते हैं, आपके पास एक राइट टू डाई विद डिग्निटी भी एग्जिस्ट करता है। एंड नोबडी कैन स्नैच अवे योर फंडामेंटल राइट्स फॉर यू। सो दैट वुड बी ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूथनेशिया, किस तरीके से वो इंडिया में अप्लाई होता है, होता क्या है यूथनेशिया, अरुणा शानबाग जी का केस एंड हमारा हरीश राणा का केस एंड हमारा कॉमन कॉज का केस। ये तीनों केसेस भी आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट यूथनेशिया एज अ कॉन्सेप्ट एंड राइट टू डाई विद डिग्निटी। थैंक यू सो मच एवरीवन।